Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 9th, Civics, chapter 2nd, Constitutional Design, Samvidhan Nirman, part 1st. Overview, Parichay. We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं हैं। कुछ ऐसे बुनियादी नियम होते हैं जिनका सरकार और नागरिकों दोनों को ही पालन करना होता है। All such rules together are called Constitution. ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। As the supreme law of the country, the Constitution determines the rights of citizens, the powers of government, and how to government should function. देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। अर्थात संविधान वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक नियम और विनियम, रूल्स और रेगुलेशन का उल्लेख होता है। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री में सरकार को क्या क्या काम करने हैं, सरकार की पावर्स क्या हैं, नागरिकों के क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ों का जो है संग्रह, कलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। Why do we need a constitution? हमें संविधान की आवश्यकता क्या है? How are the constitutions drawn up? संविधान बनते कैसे हैं? How are the who designs them and in what way? संविधान को बनाता कौन है और किस तरीके से बनाता है? What are the value, the shape, the constitutions in democratic states? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? Once a constitution is accepted, can we make change later as required by the changing conditions? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में बदलाव कर सकते हैं? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. हाल के दिनों में संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। Then we turn to how the Indian Constitution was made, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर यानी बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है।
Now, democratic constitution in South Africa. दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही फेमस राजनेता हैं। इनका जो वर्क है वो कलर डिस्क्रिमिनेशन पे है। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। इनकी तुलना महात्मा गांधी से की जाती है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। I have fought against white domination and I have fought against black domination. मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों यानी ब्लैक लोगों के प्रभुत्व का भी विरोध किया। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with an equal opportunity. मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र ऐसे समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग, चाहे वे गोरे हों या काले, पूरे मेल जोल के साथ रहें और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। It is an idea which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. इसी आदर्श के लिए जीवित रहना है, इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं गोरों के प्रभुता को भी नहीं चाहता, अश्वेतों की प्रभुता भी नहीं चाहता। मतलब ये नहीं चाहता कि गोरे पावरफुल हो जाएं या जो ब्लैक पीपल्स हैं वो पावरफुल हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज हो, एक ऐसा डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो जहाँ पे चाहे लोग गोरे हो या काले, सभी मिलजुल कर रहें और सभी को डेवलपमेंट के समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श को लेकर ऐसे समाज की स्थापना के लिए जीना चाहता हूँ और ऐसे समाज की स्थापना के लिए भी जरूरत पड़ी तो जान देने के लिए तैयार हूँ। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड टू treason by white साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। आप सभी को पता है जैसा कि जो साउथ अफ्रीका था वहाँ के जो पीपल्स हैं वो निग्रो हैं, ठीक है, जिनका कलर ब्लैक होता है। लेकिन काफ़ी टाइम तक साउथ अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। जैसे हमारे यहाँ थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो साउथ अफ्रीका भी काफ़ी टाइम तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश आकर बसे और उनकी जो जनरेशन है वो सभी गोरे हैं और वो लोग जो है इनके साथ, ब्लैक लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव रखते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश सरकार थी, गोरों की सरकार थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन मतलब जीवन भर जेल में रहने की सजा दी गई। He spent the next 20 years in South Africa's most dreaded prisons, Robben Island. अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में रखा गया।
स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड एक तरह की रंग भेद नीति है। अपार्थाइड was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa। रंग भेद, नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। ठीक है, अपार्थाइड मतलब रंग भेद। यहाँ पे रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है और कह रहे हैं कि रंग भेद, नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। The white Europeans imposed this system on South Africa। यूरोपीय गोरे लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने दक्षिण अफ्रीका पर इस रंग भेद की व्यवस्था को लागू किया था या लाद दिया था। During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India। 17वीं और 18वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने आई यूरोपीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे कि भारत को। But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। पर भारत से अपोजिट, भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में ब्रिटिश लोग अर्थात गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ तो यहाँ से जो है जो ब्रिटिश थे वो लगभग चले गए वापस ब्रिटेन में, लेकिन भारत के अपोजिट दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश शासक आए थे वो वहीं पर बस गए और उन्होंने वहाँ के लोकल रूल को, स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, यानी वहाँ पर जो है राज करने लगे। The native people of South Africa are black in color। They made up about 3/4 of the population and were called blacks। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को चमड़ी के आधार पर बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे, नेटिव पीपल्स थे, उनकी जो चमड़ी, स्किन का कलर होता था वो काला होता था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजाति है, रेस है, वो निग्रो प्रजाति है और निग्रो लोग ब्लैक कलर के होते हैं। Besides these two groups, there are people of mixed races who were called colored and people who migrated from India। दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी में जो ब्लैक पीपल्स हैं उनका हिस्सा लगभग 3/4 है, 70% के लगभग, और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ पर कुछ मिश्रित यानी मिक्स्ड रेस के हैं जिन्हें कलर्ड यानी रंगीन स्किन वाला कहा जाता था। ठीक है, इन अश्वेत और श्वेत से मिलकर जो नई प्रजाति, मिक्स्ड प्रजाति वहाँ बनी, उनको कलर्ड कहा जाता था। तथा कलर्ड वर्ड का प्रयोग उनके लिए भी किया जाता था जो भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। आपको पता हो कि इंडिया से महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में गए थे और उन्होंने 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में काम किया था। The white rulers treated all non-whites as inferiors। The non-whites did not have voting rights। गोरे शासक गोरों यानी ब्रिटिश लोगों के अलावा से सभी को अपने से तुच्छ मानते थे, छोटा मानते थे और नीचा मानते थे और इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश गोरे लोगों के अलावा किसी अन्य कलर वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। द अपार्थाइड सिस्टम।
was particularly oppressive for the blacks. रंगभेद की शासकीय नीति गोरों के लिए खास तौर से दमनकारी थी. They were forbidden from living in whites areas. ब्लैक लोगों को गोरों की बस्तियों के आसपास रहने और बसने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी. They could work in white areas only if they had a permit. परमिट होने पर ही ब्लैक लोग वहां पर जाकर काम कर सकते थे, यानी गोरों लोगों की एरिया में जाकर काम कर सकते थे. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, colleges, libraries, cinema, halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and black. रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स सभी जो है गोरे और काले लोगों के लिए एकदम अलग अलग होते थे. ठीक है, दोनों के लिए जो है अलग अलग इंतजाम किए गए थे. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. इसे पृथककरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहते हैं. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप्ड. ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघरों में, चर्च में भी नहीं जा सकते थे. अश्वेतों यानी ब्लैक लोगों को अपने संगठन बनाने, अपने साथ हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया. They launched protest marches and strikes. उन्होंने विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित किए. The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले सभी एकजुट हुए. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. इनमें जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ कई मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टीज भी, कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी. अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद को समाप्त करने वाले आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई. अनेक देशों ने रंगभेद की, कलर डिस्क्रिमिनेशन की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई. लेकिन गोरी ब्रिटिश सरकार ने हजारों अश्वेत लोगों, रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करने का अपना शासन जारी रखा. Now towards a new constitution. एक नए संविधान की ओर. As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया
तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती अश्वेतों यानी ब्लैक लोगों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। The white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed. इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। Ban on political parties and restrictions on the media were lifted. राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों को वापस ले लिया। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को भी आजाद कर दिया गया। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. आखिरकार 26 अप्रैल 1994 1994 को मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। How did this come about? यह सब कैसे हुआ? Let's hear Mandela, the first president of this new Africa, on this extraordinary transition. आइए इस असाधारण बदलाव के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह बात जाने कि यह सब कैसे संभव हो सका। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की गुडनेस यानी अच्छाई पर भरोसा था और वे इसको मानने को तैयार भी थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे और इस बात में आस्था रखेंगे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। After emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने ब्लैक नेताओं ने श्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरे लोगों को माफ कर दें। मतलब कि इन्होंने अश्वेत नेताओं से और जो ब्लैक सोसाइटी और ब्लैक लीडर्स थे उनसे ये आग्रह किया कि शासन में आने के बाद जितने भी ब्रिटिश पीपल हैं इन्होंने जितने भी जुल्म किए हैं उन सभी को भूल जाएं और गोरे लोगों को माफ कर दें और एक नई शुरुआत करें। They said, let us build a new South Africa based on equality
of all races and men and women, on democratic values, social justice, and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle shared together to draw up a common constitution. नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। ठीक है, उन्होंने कहा कि आइए हम रंग भेद और प्रजाति रहित स्त्री पुरुष की समानता यानी इक्विलिटी पर आधारित, डेमोक्रेटिक मूल्यों पर आधारित, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय पर आधारित और ह्यूमन राइट्स पर आधारित एक नया दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हम सभी मिलकर करें। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. एक पार्टी ने जो है दमन और हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। फाइनली जो है दोनों ने, ब्लैक और वाइट दोनों ही लोगों के नेताओं ने साथ बैठकर एक नए संविधान का निर्माण किया। भारतीय अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना they agreed together. They decided that in the search for a solution of the problems, nobody should excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part of the solution. Whatever they might have done are represented in the past. The preamble of South African Constitution sums up this spirit. इस तरह से जो है 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद श्वेत और अश्वेत लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए, उतना दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, किसी को भी बुरा या दुष्ट मानकर किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि जिसने पहले चाहे जो भी कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी बराबर की भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत ही खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। The South African Constitution inspires Democrats all over the world. दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं आपको एक बच्ची बता दूं कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसके निर्माण में बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कुछ ना कुछ जो है क्वालिटीज ली गई थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल समता, इक्वलिटी और फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है फ्रांस से लिया गया था। इसी प्रकार जो है और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से लिया गया था, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी तरह जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट होता है संविधान में, संविधान संशोधन होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो अगर कभी किसी एग्जाम में पूछा गया कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as model of democracy. 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together.
to transform bitter experiences into the binding glue of Rainbow Nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभव को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में ये बातें समझें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने कलर डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। बट इट इज मोर देन दैट, इट इज आल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women or men. पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र है। श्वेत अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान है ये इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। ये एक पवित्र समझौता है जिसमें हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कभी किसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या क्रूर या दमनकारी नीति का पालन नहीं करेंगे या नीति को नहीं अपनाएंगे। साथ ही ये जो घोषणा पत्र है, जो हमारा संविधान है, वे श्वेत अश्वेत, स्त्री पुरुष और संपूर्ण देश के लोगों को समान अधिकार देता है। तो ये था दक्षिण अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण कैसे हुआ। नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ये हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। अभी हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, कि हमारे यहाँ हमारे जो मिस यूनिवर्स है, ठीक है, हमारी जो मिस यूनिवर्स है वो भी साउथ अफ्रीका की हैं, उनका नाम क्या है वो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।